यूट्यूब में कमेंट, उसमें लिंक मारना होगा, नोटिफिकेशन। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। मेरा नाम है शशि शरण और जिस क्लास का आपको सबसे ज्यादा इंतजार था, आखिरकार वो लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। साथियों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज इस बैच की विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं हम और आज से कक्षा को प्रारंभ करेंगे। तो वैसे सभी छात्र जिन्होंने एडमिशन ले लिया है और जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, वो डेमो क्लास के रूप में इस क्लास का उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। इस युद्ध की तैयारी में हम सब भिड़ जाते हैं। वाकई में 69वीं बीपीएससी एक चुनौती होगी और उस चुनौती से हम तमाम, आप सब छात्र और हमारे शिक्षक लड़ेंगे, जूझेंगे और जीत के निकलेंगे, ये तय है। बस करना सिर्फ इतना है कि घर बैठे आपको कलम तब तक घिसना है, तब तक घिसना है जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। तो साथियों, मेरा नाम है शशि शरण। बिना देरी किए कक्षा की शुरुआत करेंगे। साथियों, एक बार सभी लोग कमेंट बताकर बता दीजिए मुझे कि यस, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं यहां भी और सामने स्क्रीन पर भी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। सो गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, शुरू करें क्या क्लास को? शुड वी स्टार्ट नाउ? क्या हम क्लास को शुरू कर सकते हैं? यस, कमेंट्स आने लगे हैं साथियों, कमेंट्स आने लगे हैं। तो बिना देरी किए क्लास की शुरुआत करते हैं। ऑल क्लियर है साथियों। ये जो बैच है ये 69वीं बीपीएससी के छात्रों के लिए है, 69th बीपीएससी के लिए हिंदी मीडियम का बैच है साथियों। हिंदी मीडियम का ये बैच है। तो बिना देरी किए क्लास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इस बैच के अंदर में हम क्या क्या सिलेबस कवर करने वाले हैं और उसके बाद डायरेक्टली हम क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है जी? तो चलिए। बिल्कुल, मैं आपके कमेंट्स यहां भी देख पा रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए। अब इतना तेजी से कमेंट जा रहा है कि मैं उसको ये कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन प्रयास साथियों यही रहेगा, प्रयास यही रहेगा कि आपके कमेंट्स का भी बीच बीच में उत्तर लिया जाए। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं क्लास को। वी विल स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले बात करते हैं कि इस बैच में हम क्या क्या पढ़ाएंगे, यानी जो कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स यहां पे कवर किए जाएंगे। तो अगर हम बताएं जिस विषय के बारे में कि कौन कौन से विषय इसमें कवर किए जाएंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इतिहास हम इस विषय को कवर करने वाले हैं, हिस्ट्री। दूसरा जो है पीटी के संदर्भ में अगर हम बात करें आज प्रारंभिक परीक्षा में, तो भूगोल कवर करने वाले हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो राज व्यवस्था, जिसे आप इंडियन पॉलिटी कहते हैं, यानी भारतीय राज व्यवस्था कवर करने वाले हैं, राज व्यवस्था कवर करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें चौथे नंबर पे, तो विज्ञान की हम बातें करने वाले हैं। विज्ञान भी इस बैच के अंदर में कवर होने वाला है। पांचवें नंबर पे अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं, तो इस बैच के अंदर में अर्थव्यवस्था भी पूरा का पूरा कवर होने वाला है। छठे नंबर पे अगर हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो मैथ्स, जिसे आप कहते हैं गणित, पूरा का पूरा गणित कवर होने वाला है। सातवें नंबर पे अगर हम बात करें तो बिहार विशेष की जब हम बात करते हैं, यानी बिहार स्पेशल की जब हम बात करते हैं, तो हम यहां पे बिहार स्पेशल को भी कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ स्टैटिक के पोर्शन रहेंगे, उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो ये 7 विषयों पर हमारा प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें साथियों, उसके बाद आगे की बात करें तो इसके अंदर में हम, जी बिल्कुल, मेंस के टॉपिक को भी सर डिस्कस कर दीजिए। बिल्कुल डिस्कस कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेंस के टॉपिक को भी डिस्कस कर देता हूं। मुख्य परीक्षा के अंदर में अगर हम बात करेंगे, मेंस की परीक्षा के अगर हम बात करें, लक्ष्य बैच के छात्रों के लिए अगर हम बात करें, तो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य परीक्षा के अंदर में हम दोनों के दोनों सेगमेंट को कवर करने वाले हैं। यानी आधुनिक भारत का इतिहास जो पहला टॉपिक है, आधुनिक भारत का इतिहास जो है, आधुनिक भारत का इतिहास भी हम कवर करने वाले हैं। प्लस कला और संस्कृति, जिसे आप आर्ट एंड कल्चर कहते हैं, कला और संस्कृति भी हम लोग कवर करने वाले हैं। कला और संस्कृति भी कवर करने वाले हैं। दूसरा, आपको पता है कि करंट और आईआर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके भी सभी डायमेंशंस को कवर किए जाएंगे।
तीसरा जो है स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स भी कवर करने वाले हैं हम सभी लोग। उसके बाद जब चौथे नंबर पे जीएस पेपर 2 की बात हम करते हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की यानी इंडियन पॉलिटी की जब हम बात करते हैं तो मेंस के लिए इंडियन पॉलिटी भी आपको कवर करना होगा। साथ ही साथ मेंस के भूगोल और अर्थव्यवस्था यानी जो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है साथियों, यानी भूगोल प्लस अर्थव्यवस्था, उसको भी हम सब कवर करने वाले हैं। भूगोल और अर्थव्यवस्था उसको भी हम सब कवर करने वाले हैं। उसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपको पता ही है, साइंस एंड टेक अगर हम कहें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हम उसको भी मेंस के प्रोस्पेक्ट से कवर करेंगे लक्ष्य बैच के लिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा हम बात करें तो अगर हम बात करें साथियों तो चलिए शुरू करेंगे कक्षा को बिना देरी किए। विल स्टार्ट द क्लास। तो मैं जो पोर्शन कवर करने वाला हूं वो करने वाला हूं आपका आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब आधुनिक भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो आपने बचपन में या स्कूल टाइम में यानी अपने बचपन के टाइम पीरियड में स्कूल में पढ़ा होगा एक टाइमलाइन, जहां पे आप बात करते होंगे 1498 की, जहां आप बात करते होंगे वास्को डिगामा की, वास्को डिगामा की। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो 1600 ईस्वी का कालखंड आता है साथियों, और यहां पे ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी की शुरुआत हो जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद हम इससे थोड़ा आगे और बढ़ते हैं तो आपको पता है 1757 का कालखंड आता है, और 1757 में हम पलासी के युद्ध की बात करते हैं। पलासी के युद्ध की बात करते हैं, पलासी के युद्ध की बात करते हैं। फिर कालखंड आता है 1764 का, 1764 का, जहां पे हम बक्सर के युद्ध की बात करते हैं साथियों, बक्सर के युद्ध की बात करते हैं, यानी बैटल ऑफ बक्सर की बात करते हैं। फिर हम यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो 1857 आता है, और आप सभी जानते हैं कि 1857 में 1857 की क्रांति की चर्चा होती है, और रिवोल्ट ऑफ 1857 काफी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। इसके बाद साथियों आगे जब हम बढ़ते हैं तो 1885 आता है, और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, जिसकी हम बात करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का गठन होता है, आईएनसी का गठन होता है। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 1947 है साथियों, और 1947 में आपको पता है कि भारत की स्वतंत्रता होती है। भारत की स्वतंत्रता की कहानी पढ़ते हैं, और थोड़ा और आगे चले जाएं तो 1964 आता है साथियों, और 1964 तक हम नेहरू की विदेश नीति का अध्ययन करते हैं। नेहरू की नीतियों का या नेहरू की विदेश नीति का अध्ययन करते हैं, विदेश नीति। तो अगर हम ओवरऑल देखें, अगर हम ओवरऑल देखें साथियों, अगर हम थोड़ा ओवरऑल देखने का प्रयास करें, ओवरऑल देखें तो आपको दिखेगा कि ये आपका बीपीएससी का पूरा सिलेबस है। बीपीएससी का ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। अब इसी सिलेबस में बिल्कुल, मैं कमेंट्स देख पा रहा हूं दोस्त, लेकिन अभी पढ़ाना है, कमेंट्स की बात हम लोग नहीं करेंगे, यहां पे हम लोग पढ़ाई की बात करेंगे, ठीक है। सो विल डिस्कस द स्टडीज हियर, यहां पे कमेंट्स की बहुत ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। आइए, अब एक चीज आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा मेरे दोस्त, एक चीज बहुत क्लियरली आपको दिख रहा होगा, बहुत क्लियरली एक चीज दिख रहा होगा, आपने देखा होगा यहां पे 1498। तो अगर हम 1498 से लेकर के 1947 तक के टाइम पीरियड की बात करते हैं, 1947 की बात करते हैं, तो 1498 से 1947 का जो कालखंड है ये बीपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस है, प्रीलिम्स का सिलेबस है। उसके बाद अगर हम मेंस के टॉपिक की बात करें, अगर हम मेंस के टॉपिक की बात करें तो मेंस के भीतर आपको पता होगा कि हमें जो सिलेबस मिलता है उसमें कहता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, क्लियरली सिलेबस लिखता है कि मिड ऑफ 19th सेंचुरी। तो 19वीं शताब्दी की जब बात होती है तो 19वीं शताब्दी के बारे में अगर हम कहें मिड की बात करता है, यानी यहां पे एक ऐसे टाइम पीरियड का गैप होता है, और ये आता है 1850। और ये वाला पोर्शन आपको पता है कि यहां है 1964। यानी कुल मिला के अगर मैं देखूं मेंस के सिलेबस की अगर हम बात करें तो 1850 से लेकर 1964,
यानी ये जो टाइम पीरियड है, ये जो 114 वर्षों का कालखंड है, ये बीपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे पहले की चीजें 1498 से लेकर के 1900 नहीं 1850 तक का जो टाइम पीरियड है, वो 1850 तक के टाइम पीरियड में जो टॉपिक्स आपको पढ़नी है वो टॉपिक्स क्लियरली और क्लियरली प्रीलिम्स के लिए, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम पीरियड है, ये जो 1850 तक का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को जो आप पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। किसी भी बैच में किसी भी विषय में आपको क्या एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी है और क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर विशेष ध्यान रखना होता है। और उसी के दृष्टिकोण से आज की जो कक्षा है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, अब समझिए इस बात को कि ये मेंस का है। यानी कुल मिला के अगर आप देखें तो 114 वर्षों का जो ये इतिहास आप पढ़ रहे हैं, ये 114 इयर्स का जो इतिहास पढ़ रहे हैं, ये बीपीएससी में आपको 114 अंक दिलाएगा। कितने अंक दिलाएगा जरा कमेंट करके बताना, कितने अंक आएंगे? तो 114 नंबर जो है आपको यहां से मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर हम इस टाइम पीरियड को अब जरा देख लेते हैं, यहां पे है 1498 वास्को डिगामा की कहानी। यहां से यहां तक हमने बात किया प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साथियों एक बात समझो कि प्रीलिम्स के लिए 1498 से लेकर 1947 तक ये जो कंप्लीट टाइम पीरियड है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस बात को समझो कि 1498 से लेकर 1498 से लेकर अगर मैं बात करूं 1850 तक, यहां से लेकर 1850 तक, और फिर 1850 से लेकर 1947 तक, अगर इन दोनों टाइम पीरियड को हम सेपरेटली देखने का प्रयास करें तो यहां पे हार्डली जो क्वेश्चन बनते हैं वो 5 से 7 क्वेश्चन बन सकता है। जो अभी तक का रीसेंट ट्रेंड रहा है बीपीएससी का, उस ट्रेंड के मुताबिक जो है क्या पॉसिबिलिटी है कि भैया ये पूरा का पूरा जो है प्रीलिम्स का सिलेबस यहां से 1498 से 1850 तक, अगर आप 1498 से 1850 का ये पूरा टाइम पीरियड देखें तो 1500, 350, 352, यानी अगर आप 352 वर्ष का इतिहास पढ़ते हैं, 352 वर्ष का इतिहास पढ़ते हैं तो आपको परीक्षा में हार्डली 5 से 7 क्वेश्चन यहां पे बनेंगे। ठीक इसके उलट अगर आप 1850 से लेकर 1947 तक को पढ़ते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप 22 से 25 क्वेश्चन तक टच कर सकते हैं। मैक्सिमम रेंज जो है वो 22 से 25 क्वेश्चन का है। यानी अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहां से यहां तक का जो ये टाइम पीरियड है, ये प्रीलिम्स के अंदर में यानी पीटी परीक्षा के अंदर में अगर हम बात करें तो ये लगभग 22 से 25 नंबर तक दिला सकता है। आई एम टेकिंग अबाउट द मैक्सिमम रीच। जो मैक्सिमम रीच यहां पे मिल सकता है वो 22 से 25 प्रश्नों का मिल सकता है। तो अगर मैं इस पूरे सिलेबस को 2 भागों में साथियों बांट दूं और मैं कहूं कि यहां से लेकर यहां तक का ये जो टाइम पीरियड है ये मेरा पार्ट 1 है, और मैं कहूं कि यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम पीरियड है, यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम पीरियड है ये पार्ट बी है। पार्ट ए और पार्ट बी की अगर हम बात करें, अगर पार्ट ए और पार्ट बी की बात करें तो मुझे बताइए कि परीक्षा के लिए कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? परीक्षा के लिए, अरे भाई होली की छुट्टी कब होगी मेरे भाई? होली की छुट्टी मिलेगी, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है, आज पहला दिन है। बीपीएससी का बुक्स बता दीजिए। बिल्कुल, आज एक सिर्फ थोड़ा सा आपको माहौल दिखा रहे हैं कि हम पढ़ाते हैं, हम लोग कैसे हैं, किस प्रकार से क्लासेस आपकी रन होती हैं। ठीक है, तो आप एक बात को समझिए कि मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है? पार्ट ए इंपॉर्टेंट है या पार्ट बी इंपॉर्टेंट है? तो आप मुझे बताइए क्या कहेंगे, आपके लिए कौन सा भाग ज्यादा इंपॉर्टेंट है?
आपसे अगर मैं प्रश्न पूछूं कि आपके लिए कौन सा भाग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताइए, तो आप क्या कहेंगे? आपके लिए कौन सा भाग ज्यादा है, पार्ट ए या पार्ट बी? बिल्कुल, तो पार्ट बी सभी लोग कह रहे हैं, क्योंकि पार्ट बी से आप ध्यान दीजिए कि पार्ट बी से प्रीलिम्स में 20, 22, 25 सवाल तक पूछे जा सकते हैं और मेंस में तो पूरा का पूरा पार्ट बी ही है। हां, हालांकि जो बीपीएससी का नया पैटर्न है वो चैलेंजिंग है और आप निश्चिंत रहिए कि हम आपको पूरे नए पैटर्न पर पढ़ाएंगे। ठीक है सर, बिहार स्पेशल कैसे होगा? मेरे भाई देखो, बिहार स्पेशल के लिए इसी टॉपिक के साथ इस टॉपिक का बिहार स्पेशल हो जाएगा। ज्योग्राफी के सर, ज्योग्राफी का अगर नदियां पढ़ा रहे हैं तो बिहार की नदियां भी वो अलग से पढ़ाएंगे, तो बिहार स्पेशल इसके साथ साथ कवर होता चला जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग कह रहे हैं सर पार्ट बी इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो पार्ट बी रियली इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअल लर्नर्स हैं उनको पता है कि पार्ट बी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी कहानी जो कक्षा की शुरुआत करेंगे साथियों, जो कक्षा की शुरुआत करेंगे वो पार्ट बी से करेंगे। विल स्टार्ट द क्लास फ्रॉम पार्ट बी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हो गया और ये एक बात आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया क्लैरिटी के साथ कि समस्या कहां पर है। तो ये जो बैच है आपका, इस बैच के अंदर में एक एक करके हम लोग चीजों को कवर करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे साथियों। ठीक है, YouTube पर क्लास चलेगा? नहीं, YouTube पर आज सिर्फ क्लास हो रहा है, इसके बाद YouTube पे क्लास नहीं मिलेगा। ये हमारे पेड कोर्सेज के क्लासेस हैं और हम ऐप पे पढ़ाते हैं ना। गुरु को गुरु दक्षिणा देना भी जरूरी है और मात्र 999 और 5100 रुपए में बैचेस अवेलेबल हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं साथियों, पार्ट बी से शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट द सिलेबस फ्रॉम पार्ट बी। हम सिलेबस की शुरुआत कहां से करेंगे? पार्ट बी से करेंगे। और एक बार भारत आजाद हो जाएगा तो फिर से वापस से जो फैक्ट वाले पोर्शंस हैं उनको हम पार्ट ए में कवर कर लेंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप मान के चलें कि ठीक है, कमेंट्स बाद में लूंगा मैं, अभी शुरू करते हैं। अब देखो, जो पहला टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करने वाले हैं साथियों। जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करते हैं तो आपके मन में जो पहला प्रश्न आता है वो प्रश्न ये होता है कि क्या जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं और आज की जो कांग्रेस है वो दोनों सेम है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जी हां, बिल्कुल दोनों सेम है। ठीक है, जी हां, बिल्कुल दोनों सेम है। ठीक है, बोर्ड पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद बोर्ड पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न डायमेंशंस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर कांग्रेस की पृष्ठभूमि क्या रही, कांग्रेस की पृष्ठभूमि क्या रही, कांग्रेस का गठन किस प्रकार से हुआ, उसके बाद हम देखेंगे कि कांग्रेस के गठन में प्रारंभिक प्रमुख नेता कौन कौन से थे, प्रारंभिक प्रमुख नेता कौन कौन से थे। चौथा हम देखेंगे कि प्रारंभिक नेता के बाद हम देखेंगे कि कांग्रेस के गठन के सिद्धांत क्या क्या हैं। इसको लिखते चलिए कॉपी में। ठीक है जी, जितने भी विद्यार्थी नए हैं उनको मैं बता दूं, इसको कॉपी में उतारते चलना है। सिद्धांत के बाद हम बात करेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन की, कांग्रेस के गठन का उद्देश्य, कांग्रेस का गठन एवं उद्देश्य, उसके बाद महत्वपूर्ण अधिवेशन की चर्चा करेंगे। अधिवेशन जब समाप्त हो जाएगा तो क्या कांग्रेस का इतिहास
क्या कांग्रेस का इतिहास ही राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है? इस पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये एक डिस्कशन का पॉइंट है, इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे और बिंदु हैं, बहुत सारे और डायमेंशंस हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर में एक एक करके हम टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे और एक एक कर इस पर हम शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपने ये लिख लिया होगा। तो सबसे पहला जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पृष्ठभूमि के ऊपर। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पृष्ठभूमि। साथियों, पृष्ठभूमि की अगर हम बात करते हैं तो आपको यह क्लियरली पता है कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि काफी ज्यादा जटिल और पुरानी रही है। अगर हम पृष्ठभूमि के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाएं और चीजों को क्रमबद्ध तरीके से देखें तो आपको यह क्लियरली फील होगा कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि में एक व्यक्ति का नाम आता है, जो व्यक्ति है एवो ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम वो व्यक्ति था जो एक रिटायर्ड सिविल सेवा अधिकारी था, यानी रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर हुआ करता था, रिटायर्ड सिविल सेवा अधिकारी हुआ करता था। इस अधिकारी ने जब भारत के संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया, और यह दौरा लिट्टन के टाइम पीरियड में शुरू हुआ। जब इसने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया, लोगों से मिला जुला, तो इसे जाकर यह एहसास हुआ कि भारत के अंदर में राष्ट्रवाद की जड़ें काफी मजबूत हो चुकी हैं और भारत के अंदर में राष्ट्रवाद की आबोहवा, जो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो भारत की आबोहवा में तैर रही है। मतलब राष्ट्रवादी शक्तियां मजबूत हो रही हैं, राष्ट्रवाद की भावना प्रखरता के साथ मजबूत हो रही है। वैसी परिस्थिति में इसने दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में इसने उल्लेख किया कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना इतनी प्रबल हो गई है, इतनी प्रबल है कि किसी भी वक्त भारत में 1857 की क्रांति, से बड़ी क्रांति हो सकती है। मतलब इसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि किसी भी वक्त भारत की आबोहवा में राष्ट्रवाद की भावना इतनी प्रखरता के साथ भरी हुई है कि किसी भी वक्त भारत में 1857 की क्रांति से बड़ी एक क्रांति हो सकती है और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद भारत की हवा में अचानक से एक बड़ा परिवर्तन आता है और उसके बाद एवो ह्यूम एक नया सियूफा लेकर के आता है। और एवो ह्यूम जो है 1884 में, एवो ह्यूम 1884 में इन राष्ट्रवादी नेताओं की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी उसको पूरा करने के लिए एक पार्टी बनाता है, जिस पार्टी का नाम होता है, एक संगठन तैयार करता है जिस संगठन का नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। और सभी लोग इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का, जितने भी राष्ट्रवादी नेता होते हैं वो इसके मेंबर बन जाते हैं और इनसे कहा जाता है कि आप जाइए, अपने अपने प्रांतों में जाइए और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को इकट्ठा कर
अगले बरस पुणे के अंदर में हमारी मुलाकात होगी और पूना में हम मिलेंगे और अगले वर्ष मिलेंगे और वहां इन समस्याओं का हम समाधान करेंगे। और साथियों, अगले वर्ष 1885 आता है और 1885 में जो प्रस्तावित स्थान था, वो प्रस्तावित स्थान क्या था? पूना था। जरा कमेंट करके बताना क्या था? पूना था। लेकिन चूंकि पूना में प्लेग यानी हैजा फैली हुई थी, पूना में हैजा काफी प्रबलता के साथ थी और हैजा के कारण बैठक को शिफ्ट कर दिया गया। और यह बैठक कहां शिफ्ट हो गई? तो बैठक शिफ्ट हो गई साथियों बॉम्बे में। और हैजा के कारण यह जब बैठक बॉम्बे में शिफ्ट हो गई तो बॉम्बे के अंदर में स्थितियां ही बदल गई। बॉम्बे में एक स्थान है जिसका नाम है गोकुलदास तेजपाल। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और इसी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर में बैठक आयोजित हुई और इस बैठक में संपूर्ण भारत से आए हुए 72 प्रतिनिधियों ने साथियों भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जरा कमेंट में बताना कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने, यानी 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेशन होता है इसके अंदर में। और यह बैठक प्रस्तावित कहां थी? तो पुणे के अंदर में। शिफ्ट कहां हो गई? बॉम्बे के अंदर में। बैठक की अगर हम बात करें तो बैठक जो शुरू हुई वो शुरू हुई 20 दिसंबर को और चली कब तक? तो 28 दिसंबर को। यानी 20 दिसंबर 1885 से लेकर 28 दिसंबर 1885 तक यह बैठक चली। और इस बैठक में पूरे भारत के 72 प्रतिनिधियों ने, बहुत बढ़िया, पेड बैच के स्टूडेंट्स, यू आर डूइंग वंडरफुल। मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं, बहुत तेजी में कमेंट्स जा रहा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि यू आर डूइंग वंडरफुल। मतलब आप इस तरह से अगर क्लास के अंदर में एक्टिव रहेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदे मिलने वाला है दोस्त, काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब इन 72 प्रतिनिधियों ने जब भाग लिया, इन 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और ये 72 प्रतिनिधि कौन थे? तो ये 72 प्रतिनिधि भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए प्रतिनिधि थे। भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए प्रतिनिधि थे, विभिन्न प्रांतों से आए हुए प्रतिनिधि थे। अब ये जो प्रतिनिधि भारत के विभिन्न प्रांतों से आए थे, बॉम्बे के अंदर में बैठक आहूत की गई। और सर बोर्ड पीडीएफ की चिंता मत करिए, बोर्ड पीडीएफ डेली का डेली अपडेट हो जाता है ऐप के अंदर में। ठीक है, जहां पे आपका क्लास दिखेगा उसके ठीक बगल में बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा। ये जब टॉपिक खत्म होगा तो आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज पूरा डिटेल में नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, नए पैटर्न पे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इस टॉपिक का अगर कोई बिहार से कनेक्शन है तो बिहार स्पेशल भी इसी के साथ में पढ़ा दूंगा आगे में, और इसका बिहार स्पेशल का भी नोट्स मिल जाएगा। आप पढ़िए, सिर्फ आपके कमेंट्स बहुत आ रहे हैं इसलिए इसको देख पाना मुश्किल है ना। तो इसलिए आप इसको आराम से देखते चलिए। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 40 से 45 क्लास लगेगा हमको पढ़ाने में। ठीक है ना, चलिए अब अगर हम बात करें साथियों कि बॉम्बे में यह बैठक आहूत हुई और बॉम्बे के अंदर में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न है कि बॉम्बे में यह बैठक हुई, नंबर 1 कहां हुई? तो आपने बोल दिया कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। और इस बैठक की शुरुआत कब हुई? तो यह भी मैंने आपको बताया 20 से 28 दिसंबर 1885 को हुई। 20 से 28 दिसंबर 1885 को हुई। उसके बाद हम बात करें तो इसमें कितने प्रतिनिधि थे? तो 72 थे। अब परीक्षा में इस 72 का ब्रेकअप भी पूछा जा सकता है
तो सबसे पहले समझते हैं कि बॉम्बे से कितने लोग थे। तो बॉम्बे से कुल लोगों की संख्या थी 38। दूसरा मद्रास हुआ करता था साथियों, मद्रास से थे 21 लोग, 21। सबसे ज्यादा कहां से? तो सबसे ज्यादा बॉम्बे से। और सेकंड नंबर में अगर हम बात करें तो कहां से? तो मद्रास से हुआ करते थे, मद्रास से। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा जो हम बात करेंगे तो तीसरा जो था वो था संयुक्त प्रांत, जिसे आप यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं। संयुक्त प्रांत से कुल लोगों की संख्या थी 7। चौथा अगर बात करें तो बंगाल हुआ करता था साथियों, और बंगाल से लोगों की संख्या थी 3। और पांचवां जो था वो पंजाब था, और उस पंजाब से साथियों सदस्यों की संख्या थी 3। कुल सदस्यों की अगर हम बात करें तो 72। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न यहां से बनता है, जो सबसे बड़ा प्रश्न बनता है साथियों, वो प्रश्न ये बनता है कि वो बंगाल जो क्रांतिकारियों की धरती है, वो बंगाल जिसने हर आंदोलन का नेतृत्व किया हो, वो बंगाल जो क्रांतिकारी गतिविधियों में आगे रहा हो, देश के लिए मर मिटने में आगे रहा हो, उस बंगाल से सिर्फ 3 प्रतिनिधि क्यों? वाई 3 ओनली? ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि 3 इसलिए क्योंकि बंगाल के एक सबसे बड़े नेता का नाम था, जो यहां से एग्जाम में भी आता है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। अब ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो थे, ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की अपनी संस्था थी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, उसकी बैठक चल रही थी। तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने प्रथम अधिवेशन में हिस्सा नहीं लिया था, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में हिस्सा नहीं लिया था। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनका अपना अधिवेशन चल रहा था और इस अधिवेशन में वो काफी ज्यादा व्यस्त थे। उनकी खुद की पार्टी का दूसरा अधिवेशन वहां पे था। खैर, बैठक शुरू हुई, 72 लोग आए और 72 लोगों में डिस्कशन शुरू हुआ। और जो सबसे बड़ी बात थी कि ये 72 लोगों को जब भेजा गया था तो बताया गया था कि आप जाइए, अपने अपने प्रांतों में जाएं, और अपने अपने प्रांतों में जाने के बाद अपनी समस्याओं को इकट्ठा करके लाए। साथियों, ये नेता बड़े होशियार थे और इन्होंने सोचा कि अगर हम सिर्फ समस्या का लेकर के आते हैं कि ये समस्या है, ये समस्या है, ये असमस्या है, तो अंग्रेज उसका समाधान स्वयं के विवेक से करेंगे, स्वयं के विवेक से करेंगे। मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि सर टैक्स बहुत ज्यादा है, भू राजस्व बहुत ज्यादा है, तो वो कहेंगे ठीक है हम इसको कम कर देंगे। अब उनकी मर्जी, वो 5% कम करें या 10% कम करें। लेकिन अगर हम प्रस्ताव पास करते हैं कि राजस्व को 50% कम कर दिया जाए, तो अंग्रेज कहीं ना कहीं बाध्य हो जाएंगे उसको कम करने के लिए। तो भारतीय नेताओं ने सोचा कि इनसे जो भी कराना है, इन प्रस्तावों को पेश कर दिया जाए, और प्रस्ताव को पेश करने के बाद हम आगे बढ़ें। एक मेरे भाई बोल रहे हैं कि सर संयुक्त प्रांत कहां कहां है, एक बार प्रांत बता दीजिए। प्रांत देखिए, भारत की स्वतंत्रता से पहले कुल 11 मूल प्रांत हमें देखने हैं, भारत की स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, जो सबसे पहला प्रांत यहां देखते हैं यूपी वाला, यूनाइटेड प्रोविंस इसको इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं साथियों संयुक्त प्रांत। देखिए, क्वालिटी क्वेश्चन अगर डाउट पूछिएगा तो मैं आंसर करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा यहां पे जो प्रांत है वो है बिहार प्रांत। तीसरा यहां एक प्रांत लगता है जो है बंगाल प्रांत। चौथा यहां जो प्रांत लगता है यह है उड़ीसा प्रांत। चौथा के बाद यहां नीचे एक जो प्रांत लगता है यह है मद्रास प्रांत। ये जो बीच में मध्य भारत का इलाका है इसे कहते हैं मध्य प्रांत। यहां पे एक प्रांत आता है जिसे हम कहते हैं बॉम्बे प्रांत। यहां पे जो इलाका आता है इसे हम कहते हैं पंजाब प्रांत। यहां पे जो इलाका पड़ता है इसे हम कहते हैं सिंध प्रांत। यहां पे जो इलाका पड़ता है इसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस।
पश्चिमोत्तर प्रांत, यहां पे जो प्रांत पड़ता है इसे हम कहते हैं असम प्रांत। कितने प्रांत हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो भाई मेरे जिन्होंने भी ये डाउट पूछा था, जिन्होंने भी, हाँ बिल्कुल अंकित जी आपने डाउट पूछा था, मैंने आपको प्रांत बता दिया और कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। नहीं आप बैच के लिए, हाँ बिल्कुल, बस वही भरोसा पिछले साल वाला ही है, चिंता नहीं करना है। सुनिए, संयुक्त प्रांत को वर्तमान में क्या कहते हैं? संयुक्त प्रांत को वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इलाके के नाम से आप जानते हैं। जो संयुक्त प्रांत का इलाका था आज में उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, राजवीर श्रीवास्तव कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, बहुत सारे अजीब अजीब कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं कमेंट्स नहीं लूंगा अभी हम बात करते हैं। तो ये जो प्रांतों की सूची है, ये प्रांत जो है स्वतंत्रता से पहले का है। ठीक है ना, स्वतंत्रता से पूर्व। क्योंकि पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर बंगाल अब बना, बिहार अलग हुआ 1912 में, फिर उड़ीसा अलग हुआ 36 में। तो आजादी से पहले ये कुल 11 प्रांत भारत में होते थे और इन 11 प्रांतों की चर्चा 1937 के प्रांतीय चुनाव में अपन करेंगे। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे 1945-46 के चुनाव में भी इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के संगठन का क्या नाम था? इंडियन नेशनल एसोसिएशन। भाई चलिए अब आते हैं वापस से थोड़ा पीछे। तो अपन चर्चा कर रहे थे साथियों कि यहां पे 72 लोगों ने हिस्सा लिया और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने अपने साथियों के साथ नहीं लिया। हालांकि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी अपने संगठन के साथ अगले वर्ष दादा भाई नौरोजी के अनुरोध पर उसमें उनका पार्टी का मर्जर हो जाएगा। आगे आएगा तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब साहब ये बैठक होगी, ये 72 लोग आएंगे 20 दिसंबर को। तो 20 दिसंबर को 72 लोग आकर क्या करेंगे? तो 72 लोग वहां कांग्रेस की बैठक में प्रस्ताव पारित होंगे। वहां पे जब लोग बैठक में आएंगे तो कुल वहां पे 9 प्रपोजल जो है वहां पे पारित होंगे, 9 प्रस्ताव पारित होगा। अब सवाल उठता है कि जो ये 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया भारतीय राष्ट्रीय संघ वाला, उस भारतीय राष्ट्रीय संघ के उस टाइम पीरियड में क्या होगा? तो उन्होंने जो सबसे पहला जो प्रस्ताव दिया था, सबसे पहला, कि भाई अंग्रेजों ने हमारे पैसे का बड़ा ही दुरुपयोग किया है, इन्होंने पैसे अजीब अजीब तरीके से व्यय किए हैं, अनुचित माध्यमों से इस पर खर्च किया है। तो जितने भी व्यय की गई है उस व्यय की जांच की जाएगी और उसके लिए वेलबई आयोग बनाया गया। राजस्व के व्यय की जांच, ये भारतीय नेताओं ने मांग की कि भाई जितने भी एक्सपेंडिचर किया गया है उस एक्सपेंडिचर का आप क्या करिए, तो उस एक्सपेंडिचर के ऊपर जांच कीजिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा भारतीय के धनों का दुरुपयोग अंग्रेजों को, सेनाओं को तनख्वाह देने में की जाती है। आपको पता था कि अंग्रेजों को बहुत ज्यादा तनख्वाह दी जाती थी, जिसे हम धन का बहिर्गमन कहते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। तो उसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, तो वैसी परिस्थिति में इन्होंने कहा कि सेना पर जो खर्च है, उस सेना पर खर्च को, सेना के खर्च को, सेना पर हिंदी शुद्ध लिखिए, सेना पर हो रहे व्यय को 50% कम किया जाए, कम करें। उन्होंने बोला कि जितना ज्यादा आप डिफेंस पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उस एक्सपेंडिचर को क्या करें, रिड्यूस कर दें। उसके बाद भारत से ही वर्मा पर शासन होता था, तो उन्होंने कहा कि वर्मा पर जो शासन की प्रक्रिया है उस वर्मा पर आप अलग से शासन प्रक्रिया अपनाएं और अलग से शासन करें, यानी वर्मा पर अलग से
शासन करें और वर्मा को बेसिकली एनेक्स करें, भारत से अलग करें और भारत से बैठकर वहां पर शासन न करें। चौथा जो प्रपोजल था वो और भी बढ़िया था। उन्होंने कहा कि जो आईसीएस की परीक्षा है, उस आईसीएस की परीक्षा में जो उम्र को लॉर्ड लिट्टन ने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया है, उसको 19 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया जाए। यानी आईसीएस की परीक्षा, यानी इंडियन सिविल सर्विस, यानी भारतीय सिविल सेवा, आईसीएस की परीक्षा, आईसीएस की परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया जाए कि भाई, ताकि भारत के लोग अप्लाई कर सकें। अच्छा, एग्जाम में एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है कि ये घटाया किसने था। तो याद रखिएगा, पहले ये 21 वर्ष होता था साथियों, 21 ईयर्स होता था। इसको घटा के कर दिया गया 19 वर्ष। और ये 19 वर्ष किसने किया? तो 19 वर्ष घटाया था लॉर्ड लिट्टन ने। इसीलिए तो कहते हैं कि लॉर्ड लिट्टन की दमनकारी नीतियां। लॉर्ड लिट्टन भारत का वायसरॉय था। लॉर्ड लिट्टन कौन था जी? तो लॉर्ड लिट्टन भारत का वायसरॉय था। और वायसरॉय कब से कब तक था? तो आपको पता होगा कि ये वायसरॉय थे 1876 से लेकर 1880 तक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सर आप पीपीटी भी लगा के पढ़ा सकते हैं। देखो भाई, मैं पीपीटी इसलिए नहीं लगाता हूं ताकि मुझे लिख के पढ़ाने में मजा आता है, इससे कनेक्शन होता है। ठीक है, इससे हमें कनेक्शन मिलता है, पीपीटी से फायदा नहीं होता है। पीपीटी से मतलब बहुत मजा नहीं आता है। और चूंकि ये फाउंडेशन बैच है तो फाउंडेशन बैच के छात्रों को पीपीटी अवॉइड करना चाहिए। पीपीटी से आदमी कनेक्ट नहीं हो पाता है ना, इसलिए मैं पीपीटी नहीं यूज करता हूं भाई, सॉरी। ठीक है, अब आप समझिए कि ये 4 बड़ी बातें हो गई। 5वीं बड़ी बात इसी से संबंधित थी और ये बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अपलोड हो जाता है ऐप पर, कि जो आईसीएस की परीक्षा है, उस आईसीएस की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित हो। पहले सिर्फ लंदन में आयोजित होती थी, तो लंदन के साथ साथ भारत में आयोजित हो। लंदन के साथ साथ भारत में आयोजित हो। यह भी एक उनकी मांग थी कि भाई लंदन कितने सारे लोग जाएंगे, कितने सारे लोग लंदन पढ़ाई करने जाएंगे, इसलिए लंदन पढ़ाई करने जाना, एग्जाम देने जाना संभव नहीं है, इसलिए लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित की जाए। एक इंडियन काउंसिल था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, इंडियन कमिटी भी लोग बोलते हैं और इंडियन काउंसिल भी बोलते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसको इन्होंने कहा कि भाई भंग कीजिए, और इन्होंने इंडियन काउंसिल को भंग करवा दिया। इंडियन काउंसिल को भंग करने की मांग, समाप्त करने की मांग जो है भारतीय नेताओं ने रखी कि भाई इसको भंग कर दिया जाए। ये सारे प्रस्ताव पारित हो रहे हैं पहली बैठक में, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हैं, जहां सबसे ज्यादा कहां से हैं? तो बॉम्बे से 38 है, मद्रास से 21 है, संयुक्त प्रांत से 7, बंगाल से 3 और पंजाब से 3 लोग हैं। 72 प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, टेबल कुर्सी पे मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग के अंदर में ये प्रपोजल पास किए जा रहे हैं। उसके बाद जो 7वां था वो और भी मजेदार था। उन्होंने कहा कि जो बजट है, उस बजट पर जो चर्चा होती है, आखिर बजट हमारे लिए बन रहा है, हम भारतीयों के लिए बन रहा है, तो हमें क्यों नहीं शामिल करते हो उस चर्चा में? और बजट पर चर्चा में भारतीयों को शामिल करने का मांग जो है किया गया। भारतीय को शामिल करने की मांग की गई, मांग जो है भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई। साथियों, यह भी आपको ध्यान रखना है। 8वां जो प्रपोजल था वो और भी मजेदार था। उन्होंने कहा कि भाई अलग अलग प्रांतों से लोग आए हैं,
तो इसके अंदर में, इस बैठक में जितने प्रस्ताव हम पारित कर रहे हैं, ये 7 प्रस्ताव, ये सभी के सभी प्रस्ताव अलग अलग प्रांतों के राजनीतिक संगठनों को भेज दिया जाए, ताकि राजनीतिक संगठन के लोग इस बात को सुनिश्चित कर सकें कि वहां पर इनका क्रियान्वयन हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, हमने ये पारित कर दिया और इन्होंने क्या कहा कि इस बात का कंफर्मेशन लिया जाए। मान लीजिए कि मद्रास के लोगों से पूछा जाए, बंगाल के लोगों से पूछा जाए, सभी प्रांतों के नेताओं से इस बात को पहुंचा दिया जाए कि देखो भाई, ये प्रपोजल मीटिंग में पास हुआ है, और वहां के प्रांत के नेता इस बात का कंफर्मेशन दें, इस बात को सूचित करें कि भाई ये सब वहां पे अमल हो रहा है कि नहीं। ये एक अलग प्रपोजल था। मतलब सभी प्रस्ताव जो हैं राजनीतिक संगठनों को भेज दिए जाएं, सभी प्रस्ताव सभी प्रांतों के राजनीतिक संगठनों को भेज दिए जाएं ताकि वो इनका क्रियान्वयन करवा सकें, ताकि वे इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करवा सकें। अब ये 8 प्रस्ताव तो हो गए, और आप देखते होंगे कि मैं बार बार जब पढ़ाता हूं तो कहता हूं कि भैया ये 9 प्रस्ताव जो हैं, इन 9 प्रस्तावों को आपको 2 तरीके से देखना है। इस 9 प्रस्ताव को आपको 2 तरीके से देखना है, 8 एक तरफ और 1 प्रस्ताव एक तरफ। अब ऐसा मैं क्यों कहता हूं समझिएगा। ये जो 8 प्रस्ताव हैं मैंने आपको लिख दिया, लेकिन अंग्रेजों को, भारतीयों को इस बात का डर था कि अगली बार अंग्रेज हमें मिलने देंगे कि नहीं मिलने देंगे। अभी तो राष्ट्रवादी कारणें प्रबल थी, उन्हें डर था, सुरक्षा कपट के सिद्धांत के तहत, षड्यंत्र के सिद्धांत के तहत, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन इस डर के कारण 9वां प्रस्ताव भी उन्होंने पास किया, और जो 9th प्रपोजल था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और 9वां प्रस्ताव यह पास हुआ कि अगले वर्ष हमारी बैठक कलकत्ता में होगी। मतलब भारतीय ये सुनिश्चित करना चाहते थे, भारतीय लोग ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि भाई दिक्कत ना हो। भारतीय लोग ये सुनिश्चित करना चाहते थे, वो चाहते थे कि ऐसा ना हो कि अंग्रेज सिर्फ इस वर्ष हमें मिलने दें और अगले साल हमें मिलने ही ना दें। इसीलिए यह तय हुआ कि अगली बैठक जो है कलकत्ता में होगी। और इस प्रकार से 9 प्रपोजल जो हैं कुल मिला के पास किए गए और 9 प्रस्ताव पारित हुए। लेकिन जो मजे की बात थी साथियों, वो जो मजेदार बात यह थी कि जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन की हम बात कर रहे हैं, अभी जो बैठक चल रही है वो बैठक किसकी है? वो बैठक है भारतीय राष्ट्रीय संघ की, भारतीय राष्ट्रीय संघ की। और इस बैठक में दादा भाई नौरोजी एक प्रपोजल लेकर के आते हैं। दादा भाई नौरोजी एक प्रस्ताव पेश करते हैं और दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर क्या होता है साथियों? दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर
नाम में परिवर्तन होता है, नाम बदल दिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है। और नाम में परिवर्तन कर एक नया नाम आता है। किसका नाम परिवर्तित होता है? भारतीय राष्ट्रीय संघ का। और नया नाम साथियों परिवर्तन होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब सवाल उठता है कि ये कांग्रेस जो शब्द है, ये शब्द कांग्रेस कहां से लिया हुआ है? भाई पेड बैच के लोग कमेंट्स आप मत कीजिए, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है, इतना ज्यादा आ रहा है कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, एकदम तेजी से ऐसे ऐसे पार होते जा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप कमेंट मत कीजिए, लास्ट के 5 मिनट में डाउट ले लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वही कमेंट कीजिए। अब ये नहीं सर बहुत अच्छा, आपसे पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस पार हो जा रहा है, राजवीर कॉन्फिडेंस, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मतलब कमेंट्स एक्स्ट्रा मत कीजिए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका जो है नाम पड़ गया। अब ये जो कांग्रेस साथियों शब्द है, इस कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया? तो ये जो कांग्रेस शब्द है ये लिया गया साथियों उत्तरी अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से। अब सवाल होता है कि दादा भाई नौरोजी ने अगर नाम के परिवर्तन को करवाया, इस प्रस्ताव को पारित करवाया, तो इस कांग्रेस का जो शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या होता है? तो कांग्रेस शब्द का जो मतलब है साथियों वो होता है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का एक समूह। लोगों का समूह, अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये जो है लोगों का एक समूह हुआ करता था, इसका मतलब यानी कांग्रेस जो शब्द है उस कांग्रेस शब्द का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का एक समूह। अब जब ये कांग्रेस इसका नाम परिवर्तित होता है, तो कांग्रेस कब नाम परिवर्तित होता है साथियों? तो कांग्रेस नाम परिवर्तित होता है 28 दिसंबर 1885 को। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो याद रखना साथियों, ये जो बैठक है, इस बैठक की अध्यक्षता की अगर हम बात करें, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो अध्यक्ष बनते हैं WC बैनर्जी, यानी वोमेश चंद्र बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी। दूसरा अगर बात करेंगे कांग्रेस के सचिव कौन है? सचिव तो यहां पे एवो ह्यूम हुआ करते थे, सेक्रेटरी एवो ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इस समय भारत का वॉयसरॉय कौन था? यह भी प्रश्न आ सकता है, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं भी आ रहा है तो। भारत का वॉयसरॉय कौन था? तो वॉयसरॉय इस समय थे लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन इस समय भारत के वॉयसरॉय हुआ करते थे। और अंततः कांग्रेस का गठन हो गया। अब सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस का गठन हुआ तो कांग्रेस के गठन के उद्देश्य क्या बताए गए? कांग्रेस के गठन के बहुत सारे उद्देश्य बताएंगे। उद्देश्य के अंदर में जैसे भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लोग थे, उन लोगों को इकट्ठा करना कहीं ना कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। लोगों के अंदर में एक राष्ट्रीय स्तर पर एकता को विकसित करना कहीं ना कहीं कांग्रेस का उद्देश्य था। भारतीय जनमानस की तमाम समस्याओं का समाधान करना कहीं ना कहीं यह कांग्रेस का उद्देश्य था। और भारतीयों और अंग्रेजों के बीच एक समरसता का भाव पैदा करना, एक मधुर संबंध को स्थापित करना कहीं ना कहीं अंग्रेजों का और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का भी उद्देश्य था। तो साथियों आज की कक्षा में हम यहीं छोड़े जाएंगे। आपको ये एक डेमो क्लास के रूप में उपलब्ध रहेगा। हम आपको दिखाना चाहते थे कि मूलतः हमारे शिक्षक आपको कैसा पढ़ाएंगे, लिख के पढ़ाएंगे। जितनी भी बातें बोर्ड पे लिखी गई हैं वो बोर्ड PDF के रूप में उपलब्ध रहेंगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल नोट्स मिलेगा, टॉपिक वाइज नोट्स मिलेगा। और कल से आपकी क्लासेज शुरू हो जाएंगी, ठीक है। क्लास का आपको टाइम बता देता हूं, जो डेली क्लास चलेगी उसका टाइम बता देता हूं साथियों। डेली क्लास का मैं टाइम बता देता हूं। जो पहली क्लास होगी वो सुबह 8 बजे से चलेगी, 8 AM। और ये 8 बजे जो मेरी क्लास चलेगी, ये जो 8 बजे क्लास चलेगी 8 AM, वो मेरी क्लास चलेगी, यानी शशि शरण सर लेंगे। और जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक
भारत का, जी हाँ, दूसरी क्लास चलेगी दोपहर में 1 बजे, जो चलेगी विज्ञान की यानी साइंस की, और तीसरी क्लास चलेगी शाम को 6 बजे 6 PM, और ये चलेगी अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक्स की। और साथियों एक प्रण लीजिए कि हम सबको, मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो हम इस टाइम का सदुपयोग करेंगे और अगले 3 से 4-5 महीने के अंदर में प्रीलिम्स के सिलेबस को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर मेंस को भी पढ़ेंगे और फिर अपने ऑप्शनल को तैयार करके बीपीएससी में अपनी सीट को पक्का और सुनिश्चित करेंगे। सारी चीजें लिख के पढ़ाई जाएंगी। आपको फैसिलिटीज के बारे में तो पता ही है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देता हूं। आपको जो फैसिलिटीज मिलेगा उसके अंदर में आपको सबसे पहले लाइव क्लास मिलेगा। लाइव जब खत्म हो जाएगा तो रिकॉर्डेड ये उपलब्ध रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास। अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप देख सकते हैं, जितनी असीमित बार देखने की फैसिलिटी रहेगी, नंबर 1। दूसरा, आपको बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, और बोर्ड पीडीएफ आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड पीडीएफ। तीसरी जो बात है साथियों वो आपको मिलेगा, वो मिलेगा टॉपिक वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज नोट्स। उसके बाद आपको मिलेगा टॉपिक वाइज एमसीक्यू या चैप्टर वाइज एमसीक्यू। एमसीक्यू आपको न्यू पैटर्न पे बिल्कुल मिलेगा, और टफ क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे ताकि आप बीपीएससी के नए पैटर्न पे अपने आप को तैयार कर लें। उसके बाद आपको मिलने वाला है टेस्ट सीरीज। तो ये आपको इतनी फैसिलिटी मिलेगी प्रीलिम्स के बैच में। मेंस के बैच में आपको पूरी मेंस की भी क्लास मिलेगी, मेंस की क्लास मिलेगी, मेंस का नोट्स मिलेगा, और मेंस की आंसर राइटिंग आपको कराई जाएगी, और उस आंसर राइटिंग का आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा। बहुत सारे प्रश्न हम आपको कराएंगे और मॉडल आंसर भी आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है जी, तो आपको सब कुछ मिलने वाला है इस बैच के अंदर में, आप इस बात को ध्यान रखिए। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट एक मुझे देखा कि नोट्स का क्या करें। तो जो चीजें मैं बोर्ड पे लिखता हूं वो आपको कॉपी में उतारनी है, और उसके बाद घर पे तो ये पीडीएफ तो एनी टाइम रहेगा, लेकिन हाथ से लिखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको खुद के हाथों से भी लिखना है, सो दैट आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है तो हम लोग ले लेंगे, और कोई डाउट है तो। इसकी वैलिडिटी बैच की कब तक रहेगी? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक रहेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कूपन कोड कुछ भी नहीं है अदिति, कूपन ऑलरेडी बहुत सारा दिया, ऑलरेडी फीस हमारी बहुत कम है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक सामान्य बच्चा भी इसको अफोर्ड कर सकता है। प्रीलिम्स का बैच सिर्फ 999 रुपए में उपलब्ध है, और प्रीलिम्स प्लस मेंस का बैच 5100 रुपए में उपलब्ध है। ठीक है, नोट्स टॉपिक के साथ ही मिलेगा, टॉपिक जैसे जैसे खत्म होते जाएगा वैसे वैसे नोट्स आपको मिलते जाएगा, सब कुछ प्रॉपर होगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। जी बिल्कुल, इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ता जा रहा है और इकोनॉमिक्स पे आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, मैथ्स का क्लास होगा, आप चिंता मत करिए, मैथ्स का भी क्लास होगा। और हम लोग समय से पिछली बार भी हमने समय से पहले कंप्लीट किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे करके भी आए थे, और इस बार भी हम समय से बहुत पहले सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और आपको रिवीजन खूब सारा कराएंगे, आपके पास खूब सारा टाइम होगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, ठीक है जी, तो बस इतने ही पे छोड़े जाते हैं आपको, फिर अगली कक्षा में मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा साथियों। जय हिंद।